हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन ओडिशा नीट 2019 में पूछा गया था। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट I splits into two parts as shown in the figure। फिगर में देखो, यहां से एक कंडक्टर के अंदर करंट आ रहा है I और वो दो पार्ट्स में ब्रेक हो रहा है, एक I1 और एक I2। एक पार्ट 3/4 ऑफ द सर्किल के बराबर है, दूसरा पार्ट 1/4 ऑफ अ सर्किल के बराबर है, और फिर दोनों पार्ट से करंट फ्लो होके वापस इस वायर में ऐड हो रहा है और फिर आगे जा रहा है। तो हमसे पूछा है द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर P ऑफ द लूप इज। इस लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो उस वायर की वजह से अपनी ही लाइन पर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। तो अगर मैं वायर के 4 सेक्शन बना दूं, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C और सेक्शन D, तो इन चारों में से किन किन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू A एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू D, इन दोनों की वजह से कोई सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड कौन कौन से वायर की वजह से कैलकुलेट करना है? एक तो ये जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है वायर C, और एक ये जो 270 डिग्री का एंगल बना रहा है सेंटर पे वायर B। सबसे पहले बच्चों मुझे I1 और I2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, या एटलीस्ट उनका रेशियो पता होना चाहिए। तो हमको पता है कि वायर B और वायर C के एंड पॉइंट सेम पॉइंट से कनेक्टेड है, समझ रहे हो? तो वायर B और वायर C एक दूसरे के पैरेलल में कनेक्टेड है। तो पोटेंशियल इन वायर B शुड बी इक्वल्स टू पोटेंशियल इन वायर C, जिसका मतलब है I1 इंटू R1 इज इक्वल्स टू I2 इंटू R2। R1 किसकी रेजिस्टेंस है? वायर B की रेजिस्टेंस मैंने R1 मान ली, और वायर C की रेजिस्टेंस मैंने R2 मान ली। ओके, तो बच्चों I1 बाई I2 का रेशियो कितना आ गया? R2 बाई R1। एक और चीज, जो रेजिस्टेंस वायर की होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होती है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो L बाई A। तो अगर इस वायर की लेंथ L1 है और इस वायर की लेंथ L2 है, तो ये R2 और R1 का रेशियो किसके बराबर होगा? इनकी लेंथ के रेशियो के बराबर। और लास्ट चीज, जो लेंथ होती है वो किसके बराबर होती है? रेडियस इंटू थीटा। तो ये हो जाएगा R थीटा 2 और ये हो जाएगा R थीटा 1। यानी मेरे कहने का मतलब है जो वायर्स में करंट जाएगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उनके एंगल्स के। एंगल्स का रेशियो कितना दिया हुआ है? 270/9। एनीवे, वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है। करंट का रेशियो एंगल्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फिर से सुन लो, करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल था रेजिस्टेंस के, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी लेंथ के, और लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था एंगल के। लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल्स टू R थीटा आपको इस पॉइंट पर आना चाहिए। यहां पे R क्या होती है? रेडियस। क्योंकि R से हम रेजिस्टेंस भी डिनोट कर रहे हैं, तो मैंने क्वेश्चन में R की जगह स्मॉल r लिख लिया ताकि कंफ्यूजन होने से बचाया जा सके। तो करंट का रेशियो एंगल के रेशियो में आया। और बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है? एक आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट I अपॉन 2R। ये तो पूरे सर्किल की वजह से होता है, इंटू थीटा अपॉन 360। ये होता है एक आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। तो अगर मुझे रेशियो चाहिए B1 बाई B2, तो ध्यान से देखना बच्चों, रेशियो आएगा I1 थीटा 1 अपॉन I2 थीटा 2। और अभी अभी हमने पढ़ा कि I1 और I2 का रेशियो थीटा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैं इसको लिख सकता हूं थीटा 2 बाई थीटा 1 इंटू थीटा 1 बाई थीटा 2। आंसर आ गया 1:1। दोनों वायर्स की वजह से, वायर B और वायर C की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर इक्वल रहेगा, सेम वैल्यू रहेगी। और अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऑपोजिट आएगी। तुम पूछोगे सर ये कैसे बोल रहे हो आप? तो आई होप आपको राइट हैंड थंब रूल यूज करना आता है। अगर आप करंट की डायरेक्शन में थंब को रखो, फिंगर्स को रोटेट करो, करंट की डायरेक्शन में थंब को रखो और फिंगर्स को रोटेट करो, तो आप देख रहे हो सेंटर पे
वायर सी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन आ रही है, कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। जबकि वायर बी के लिए अगर आप करंट की डायरेक्शन में थंब को रखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन आ रही है, इनटू द प्लेन, यानी सी की वजह से कमिंग आउट ऑफ द प्लेन और बी की वजह से इनटू द प्लेन। तो सेंटर पर दोनों का मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है और दोनों के मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इक्वल है आपसे। तो इस लॉजिक से सेंटर पर नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा बच्चों, एब्सोल्युटली 0। फिर से बता दूं एक बार, जो वायर छोटा था उसमें करंट ज्यादा गया पर उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कम बना। जो वायर बड़ा था उसमें से करंट कम गया पर उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा बना। जब वैल्यू कैलकुलेट की गई तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में आया। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज एब्सोल्युटली 0। इज दैट क्लियर? आई होप समझ में आया होगा। माय नेम इज अंशुल गुप्ता। मैं फिजिक्स स्ट्रीम में पढ़ाता हूं इन जनकपुरी, दिल्ली। बेस्ट ऑफ लक। आप जिस भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, वीडियोस देखते रहो, क्वेश्चंस सॉल्व करते रहो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को।